नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट वीकली प्रोग्राम इकोनॉमिकम का, अर्थात की नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इस बार के अर्थात का किस्सा, इस बार के अर्थात की कहानी, इस बार अर्थात का विषय बड़ा रोचक है, बहुत ही अच्छा विषय है और ऐसा विषय है जो आपको एक हाथ में बहुत सारे आंकड़े देगा, बहुत सारे तर्क देगा और दूसरे हाथ में आपके उन सवालों का जवाब देगा जो आपके मन में तो चलते हैं लेकिन आप किसी से पूछ नहीं पाते क्योंकि आपको वो मंच नहीं मिलता कि यार ये सवालों का जवाब देगा कौन। तो ये इकोनॉमिकम आपके कुछ ऐसे सवालों का जवाब भी देगा। आपको बताता हूं कि अर्थात का विषय क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज शो में खास क्या क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे अर्थात पे, उसके बाद होंगे आपके सवालों के जवाब। दो खास सवाल हमारे पास आए हैं, दोनों के जवाब अंशुमान जी से लेंगे। इसके बाद बात होगी इनकम की। इनकम के खाने में कुछ खास है, वो ध्यान से सुनिएगा। फिर किस्सों के सिक्के की झलक देखिएगा कि क्या खास है किस्सों का सिक्का। और फिर चलते चलते एक खास किताब या वेब सीरीज के बारे में अंशुमान जी आपको बताएंगे कि उन्होंने हाल में कौन सी वेब सीरीज देखी या कौन सी किताब पढ़ी जिसके बारे में वो हमें बताना चाहते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अर्थात में इस बार हम चर्चा किसकी करेंगे। जैसे आपको ध्यान होगा, एक बार आपको अंशुमान जी ने मनोहर लाल से मिलवाया था, वही अदानी वाले मनोहर लाल। इस बार अंशुमान जी को उनके एक नए मित्र मिल गए जो थे भुवनेश भाई। भुवनेश भाई बड़ी उलझन में थे, बड़ी झुंझलाहट में थे जब वो उनसे मिले थे। उनसे मुलाकात हुई थी अंशुमान जी की एक टोल प्लाजा पे। अब टोल प्लाजा पे जब वो मिले थे तो निश्चित सी बात है कि टोल से ही जुड़ी कोई बात कर रहे होंगे और इस बार अर्थात में भी हम बात करेंगे दरअसल टोल की महंगाई की। टोल की महंगाई के सहारे हम पहुंचेंगे एनएचएआई पे, एनएचएआई के सहारे हम पहुंचेंगे देश में बन रहे विशाल सड़कों पर, वहां से हम पहुंचेंगे एनएचएआई के कर्ज पर। तो जितने सवाल आज आपके दिमाग में होंगे भारत की सबसे बड़ी सड़क बनाने वाली कंपनी एनएचएआई से जुड़े, उनके जवाब आज आप लेकर जाएंगे। और जैसे मैंने कहा था, बहुत सारे ऐसे तर्क, तथ्य, आंकड़े लेकर जाएंगे जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि मैंने जब ये अर्थात पढ़ा तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे आंकड़े मिले जो पहली बार मिले। जैसे मैं आपको एक दो सवालों के जवाब देता हूं। आपको पता है कि भारत में टोटल कितने टोल टैक्स प्लाजा हैं? क्या आपको पता है कि जो टोल दिया जाता है कॉमर्शियल कितना आता है और हम आप कितना टोल पे करते हैं? क्या आपको पता है कितने किलोमीटर सड़क ऐसी है जो टोल के दायरे में आती है? शायद नहीं। दिल थाम कर बैठिए, कान लगा कर सुनिए, आज आपको अर्थात ये सारे किस्से, कहानी, आंकड़े बताएगा। सर, भुवनेश भाई से आपकी मुलाकात हुई तो वो झुंझलाए हुए क्यों थे? ये कहानी वस्तुतः नाम तो कुछ दूसरा था उनका, पर ये पूरा इकोनॉमिकम भुवनेश भाई के सवालों से ही शुरू हुआ। भुवनेश भाई से हमारी मुलाकात हुई थी। इकोनॉमिकम और अर्थात में आप सबकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो हमें इस तरीके के शोध के लिए और चीज़ों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भुवनेश भाई जो हैं वो प्रवृत्ति से आयावर नहीं है, वृत्ति से आयावर है। उनका काम, उनकी वृत्ति, उनकी जीविका घूमने की है, प्रवृत्ति से तो वो नहीं आयावर है। शहर शहर घूमते हैं, कंपनी के कारोबार को बढ़ाने की जिम्मेदारी है और हर महीने उन्हें यात्रा के बिल के भुगतान के लिए अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से बहस करनी पड़ती है और वो भी उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। वो यात्रा का बिल बनाते हैं और टैक्सी का बिल लेके जाते हैं। उनकी कंपनी ने उनका भत्ता 3 साल से तो नहीं बढ़ाया, लेकिन पेट्रोल और टोल टैक्स तो बढ़ ही रहा है, उसके कारण टैक्सी का रेट 2 गुना हो रहा है। ऐसे ही परिस्थिति के बीच में भुवनेश भाई एक टोल प्लाजा पे हमें मिल गए। हुआ ये कि आमतौर पर टोल प्लाजा पर जो सामान्य रूप से होता है जो लोग यात्रा करते हैं उन्हें पता होगा कि टोल प्लाजा के गेट पर कोई नेताजी मुफ्त में जाने के लिए बहस कर रहे थे और टोल प्लाजा के कर्मचारियों से भिड़े हुए थे। लंबी लाइन लगी हुई थी पीछे, लोग दरवाज़ा खोल के पूछताछ कर रहे थे कि आगे क्या हुआ। भुवनेश भाई हमें जानते थे तो उनसे दुआ सलाम हुई, तो फिर वो हमारी गाड़ी में हमारे साथ हो लिए, हम लोग चलने लगे। पीछे पीछे उनकी टैक्सी चलने लगी। शहर शहर भटकते भटकते, सड़कों को देखते हुए, सड़कों को बनते हुए, जाम में फंसते हुए भुवनेश भाई सरकार की जो पूरी सड़क नीति है, टोल नीति है, उसके बड़े समझदार उपभोक्ता भी हो गए और एनालिस्ट भी हो गए, विश्लेषक भी हो गए। आमतौर पर घूमते घूमते, इतना ऑब्जर्व करते हुए, अलग अलग सड़कों पर जाते हुए वो सड़क से जुड़ी खबरों पे भी बड़ा नज़र रखते हैं। एनएचएआई में क्या हो रहा है, कौन सी सड़क बन रही है, क्या राजमार्ग बन रहा है, किस परियोजना पर काम हो रहा है। टोल पे नेतागिरी को अक्सर बिसूरते हैं क्योंकि टोल पर जाम में फंसते हैं तो उनके अपने तजुर्बे होते हैं। जब वो बैठे तो उन्होंने हमारे साथ जिस सड़क पे सफ़र शुरू किया वो दरअसल उनके असमंजस की सड़क थी, उनके सवालों की सड़क थी। उनका सबसे बड़ा असमंजस ये था शुभम कि
उन्होंने कहा कि कई बार मुझे ये खबर पढ़ने को मिलती है कि सरकार सड़कों का जाल बिछाने पे बड़ा निवेश कर रही है। हर साल बजट आता है, बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं कि सरकार ये इतनी भारतमाला परियोजना लाएगी, गतिशक्ति परियोजनाएं लाएगी। फिर दूसरे दिन उसी अखबार में वे खबर पढ़ते हैं कि सरकार बनी हुई सड़कों को प्राइवेट सेक्टर को बेचने जा रही है। यानी वही जो सड़कें बनाई जा रही हैं उन्हीं सड़कों को प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। इस निजीकरण को अब आजकल एसेट मोनेटाइजेशन कहा जाता है, नया शब्द है जो फैशन में है। और इस एसेट मोनेटाइजेशन में सड़कों की बिक्री का हिस्सा सबसे बड़ा है। अगर सरकार के इस निजीकरण कार्यक्रम को सफल होना है तो सड़कें सबसे ज़्यादा बिकेंगी, जो बनी हुई सड़कें हैं। वो कभी कहती है, वो कभी पढ़ते हैं अखबार में कि सरकार ने अपनी सबसे बड़ी सड़क निर्माण अथॉरिटी को, अधिकरण को, कंपनी तो नहीं है वो, कंपनी होती तो शायद कुछ दूसरी परिस्थितियाँ होती, NHAI को, जिसका नाम आपने बार बार सुनेंगे इस पूरे चर्चा में, उसे कर्ज लेने से रोक दिया है। उनको ये भी सुर्खियां पढ़ने को मिलती हैं। फिर उनको लगता है कि कभी उनको मंत्री का भाषण या मंत्री का बयान सुनने को मिल जाता है कि नहीं, NHAI में कोई संकट नहीं है, NHAI तो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही है। उनको समझ भी नहीं आता कि जब उसको कर्ज लेने से सरकार ने ही बाजार में जाने से रोक दिया तब उसमें संकट कैसे नहीं। तो फिर अगर NHAI में कोई संकट नहीं है तो अचानक टोल की बढ़ोतरी उनके सर पर आ गिरती है। उनको पता चलता है कि जिस सड़क पर वो जा रहे थे वहाँ टोल का रेट 1.5 गुना और 2 गुना हो गया है। अब वो बड़े असमंजस में हैं। उनको लगता है कि सरकार हमारी आवाजाही सस्ती कर रही है या टोल लगा के हमें निचोड़ रही है, या तो टोल महंगा हो रहा है या सड़कें बन रही हैं। और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर NHAI के कर्ज की क्या समस्या है, NHAI को कर्ज में क्यों डूबना पड़ रहा है। भुवनेश जी के पास इतने सवाल थे, उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी और हम सड़क पर उनके साथ चल पड़े आगे। देखिए, 5 सवाल मिलते ही भुवनेश भाई ने फेंक दिए। पहला, सरकार निवेश कर रही है। दूसरा, फिर सरकार बेच क्यों रही है। तीसरा, अगर NHAI में सब कुछ सही है तो चौथा, टोल की महंगाई क्यों आ रही है। और 5वां, NHAI को जब कर्ज लेने से रोक दिया गया और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि NHAI में सब कुछ ठीक चल रहा है, NHAI पे कर्ज इतना ज़्यादा है कि उसे अब सरकार कह रही कि नहीं भाई, आप बाजार से और कर्ज मत लीजिए। तो बात शुरू कर्ज से ही करते हैं। सर, ये NHAI के पूरे कर्ज का जो मर्ज है ये क्या है? हाँ, NHAI के कर्ज के बारे में आपने भी सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आप सुनिए और जानने की कोशिश करिए कि भारत सरकार में हाल फिलहाल के वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार ने अपनी एक एजेंसी को, अपनी सबसे बड़ी और फ्लैगशिप सड़क बनाने वाली कंपनी को लगातार 2 साल, ये दूसरा वित्त वर्ष था जब कह दिया कि अब आप बाजार से कर्ज नहीं उठाएंगे। अब भुवनेश भाई की समस्या ये है कि भुवनेश भाई टोल भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं। टोल भी उनको पे करना पड़ता है और उनके टैक्स का ही हिस्सा बजट में घूमकर सड़कें बनाने के लिए जाता है। तो इसलिए उनका जो असमंजस था, उनकी जो उत्सुकता है और जिनका सवाल है वो 100% जायज़ है। और भारत में इस तरीके के सवाल हर व्यक्ति के पास होने चाहिए, भारत के लोगों के पास होने चाहिए। भुवनेश भाई ने बच्चों की सड़कों को लेकर उनकी काफ़ी दिलचस्पी रहती है, सड़कों के बारे में काफ़ी जानकारी देते रहते हैं। तो उन्होंने बजट में सुना था कि सरकार ने इस साल सड़कों पर बनाने के लिए बजट में NHAI को 1.62 लाख करोड़ का, 1.62 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है बजट में। पिछले साल ये आंकड़ा करीब 1.99 लाख करोड़ रुपए था, यानी पिछले साल से कम था। वित्त मंत्री ने जब पिछले साल ये आंकड़ा बोला था और इस साल जब बोला था कि 1,62,000 करोड़ रुपए दिया गया तो संसद में तालियां बजी थी, मेजें थपथपाई गई थी। भुवनेश को ने जब सुना तो उनको लगा इतना पैसा बजट से अगर सड़कों पे जा रहा है तो सफ़र तो अच्छा होगा ही, सस्ता होगा ही, सड़कें बन रही हैं तो सड़कों का लाभ हमको मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब इससे ज़्यादा वो नहीं जान पाए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों ही बजटों में, पिछले साल के बजट दस्तावेज में और इस साल के बजट दस्तावेज में एक बहुत बड़ा आंकड़ा गायब था, नदारद था, छिपा था, जो उन्हें नहीं दिखा। सरकार ने देश के सबसे बड़े सड़क निर्माता को कर्ज लेने से रोक दिया था। ये बजट एलोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे का, जिसे आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें आंकड़े दिखाई देंगे जिसका हम जिक्र कर रहे थे। दरअसल होता यह है कि NHAI और NHAI जैसे अधिकरण या जो बाकी सरकारी कंपनियां हैं वो अपना कामकाज चलाने के लिए कर्ज लेती हैं। उनके कारोबार या उनकी सेवाओं में एक हिस्सा बजट से आने वाले पैसे का होता है और दूसरा वो जो बाजार से जाकर कर्ज लेती हैं, सरकार की गारंटी पर उन्हें बाजार से कर्ज मिलता है। बजट में इस हिस्से को इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के नाम से दिखाया जाता है। बजट में जो के दस्तावेजों का जो एक छोटा दस्तावेज होता है रिसीट का, उसमें एक पूरा पेज होता है पीछे जिसमें हर कंपनी ने कितना कर्ज लेना होगा, उसने कितना पिछले साल कर्ज लिया और अपने संसाधनों से कितना पैसा जुटाया, इसके आधार पर उसका आकलन किया जाता है और इसका ब्यौरा देता है। एक अगर आप सरकार के बजट को करीब से देखें तो सबसे पीछे के हिस्से में जाकर एक IBR का ब्यौरा होता है, 2-3 पेज में फैला हुआ, जिसमें ये बताया जाता है कि भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनियां कितना कर्ज ले रही हैं। अब ये वो कर्ज होता है जो कंपनियां अपने स्तर से जुटाती हैं,
हैं, कर्ज तो बैंक ही देते हैं लेकिन सरकार की गारंटी पीछे होती है। इसके बदले उनका अपना उनके रेवेन्यूज़ होते हैं जिन्हें वो दिखाती हैं। चूंकि बजट से मिलने वाली सहायता इसके अलावा होती है तो इस कर्ज को बजट का हिस्सा नहीं माना जाता, ये कंपनियों का अपना कर्ज होता है। इसलिए जब हम कर्ज पर चर्चा करते हैं तब हम सरकार के कर्ज का तो हिस्सा को तो शामिल करते हैं, पर जो कंपनियां PSUs कर्ज लेती हैं उनको शामिल नहीं करते, उनका हिस्सा नहीं होता है। अब हुआ ये कि 2022-23 के बजट में सरकार ने NHI के खाते में कोई कर्ज ही दर्ज नहीं किया। जब बजट दस्तावेज आया और हमने उसे पढ़ा तो उसमें NHI के खाते में कोई कर्ज का आवंटन नहीं था। सरकार यह तय करती है कि कौन सी PSU कितना कर्ज उठाएगी, क्योंकि उसके बदले वो कितना निवेश करेगी, कितनी परियोजनाएं लगाएगी, वो रिफाइनरी लगाने जा रही है या वो बिजली घर लगाने जा रही है, इसका सबका आवंटन उसमें दर्ज होता है और उसके आधार पर उसे कर्ज लेना होता है। राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनमस बॉडी है। इसका कर्ज सरकार के राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं होता, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने NHAI को कर्ज लेने से रोक दिया, जबकि उसका कर्ज सरकार के घाटे का हिस्सा नहीं होता, उसे कर्ज लेने से रोक दिया। वजह यह थी कि इस प्राधिकरण की माली हालत इतनी बुरी तरह हिली हुई थी, NHAI की हालत इतनी बुरी तरह हिली हुई थी कि ये सड़क निर्माता, जो भारत की सबसे बड़ी सड़क निर्माता, जिसके सर पर गति शक्ति और भारतमाला और तमाम सड़कें बनाने की का दारोमदार है, वो क्रमशः पूरी तरह सरकारी मदद की मोहताज हो गई। अभी हम आगे आपको बताएंगे इसके कर्ज की स्थिति क्या है। और इसलिए ये जो इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज का NHI के एलोकेशन का आंकड़ा जो हमने आपको बताया, इसे आप देखते चले जाएं तो आपको धीमे धीमे दिखाई देगा। 2021-22 तक NHI कर्ज ले रही थी अपने राजस्व से, 22-23 के बाद पूरा बार बजट से आने लगा। यानी देश का सबसे बड़ा सड़क बनाने वाला अधिकरण बाजार से कर्ज लेने लायक नहीं रहा, और इसलिए पूरी सड़कें बाजार के बजट से ही बनने लगी और इसलिए बजट से पे आवंटन में भी थोड़ी कमी आई। अब आप गौर से देखिए कि हम यहाँ अडानी समूह के कर्ज को लेकर रोते हैं और बाजार में अडानी समूह के कर्ज को लेकर शेयर बाजार पिघलता लड़खड़ाता है, वेदांता के कर्ज को लड़खड़ाता है। लेकिन कल्पना कीजिए NHI अगर कोई कंपनी होती, अथॉरिटी नहीं होती, NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ना होकर एक कंपनी होती, तो उसका कर्ज देखकर बाजार का कलेजा मुंह को आ जाता, जितना कर्ज NHI पर इस समय है। सितंबर 2022 तक का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, उस हिसाब से NHI का कर्ज 3.48 लाख करोड़ रुपए है NHI के ऊपर, भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी सड़क बनाने वाली कंपनी के आधार पर। अगर आप स्थायी मूल्यों पर भारत की GDP के अनुपात में देखें तो ये लगभग 1.3% है। यानी भारत का जितना GDP है उसका लगभग 1.3% कर्ज इस सड़क बनाने वाले अधिकरण पर है। और इसलिए भारत के बजटीय इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा जब सरकार ने अपने सड़क निर्माता पर कर्ज का बोझ देखकर, उसे इतने भारी कर्ज का बोझ देखकर उसे बाजार में कर्ज उठाने से रोक दिया और मना कर दिया कि अब ये कंपनी बाजार में कर्ज लेने नहीं जाएगी। एक और तथ्य आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 से 2022 के बीच में NHI का कर्ज 14 गुना बढ़ गया। 2014 से 2022 के बीच में 14 टाइम्स इस कर्ज में बढ़ोतरी हुई। 24,000 करोड़ रुपए था 2014 में NHI पर कर्ज, जो अब 3.48 लाख करोड़ रुपए हो गया। और इसके बाद अगर ये खबरें सरकार के मंत्रालयों के भीतर चर्चाओं में, फाइलों में अधिकारियों की बैठकों में घूमने लगी कि NHI कर्ज के ट्रैप में, डेट के ट्रैप में फंस सकती है, डिफ़ॉल्ट हो सकती है, तो ये खतरा स्वाभाविक है। और NHI की हालत कैसे हुई ये हम जानेंगे। सर, अगर सीधा सा बिजनेस मॉडल देखें तो समझ में आता है कि NHI कर्ज लेती है, सड़क बनाती है, टोल लगता है, टोल वसूलती है, कर्ज उतारती है, और सीधा बिजनेस मॉडल है। फिर वो कौन सी दरार थी इस पूरे बिजनेस मॉडल में जो NHI को ही ले बैठी? वही दरार है जहां से NHI की समस्या शुरू होती है। और इसलिए सड़कों का ये चेहरा जो आप सड़कों के बारे में सुर्खियों में पढ़ते होंगे, इतनी सड़कें बनी, और इनसे ये बिल्कुल अलग हिस्सा है जिसे आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि इसलिए ज़रूरी है, हम फिर कहते हैं कि आपके ही दिए हुए टैक्स से, हमारे दिए हुए टैक्स से ही सड़कें बन रही हैं और हम ही चलकर उस पर टोल देते हैं। हुआ ये कि हाईवे निर्माण अथॉरिटी का जो मौजूदा सच है, जो व्यवस्था अब समझ में आ रही है, लोगों को दिख रही है, भयानक 3.48 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, इसका एहसास सरकार को 2018-19 में होने लगा था। आंकड़े जो हमें बताते हैं। उस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले से एक चिट्ठी भी चर्चा में आई थी, काफ़ी जगह वो चिट्ठी की चर्चा हुई थी और एक कहा गया था कि NHI की वित्तीय हालत खतरनाक हो रही है। वहाँ पर एक किस्म का अलार्म बजाया गया था उस चिट्ठी से, और एक कहा गया था कि NHI ने बहुत महंगी कीमत पर ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया है। समस्या यहाँ से शुरू होती है। NHI ने बहुत महंगी कीमत पर ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया है। कई सारी परियोजनाएं देरी से चल रही हैं, यानी उन पर समय पर टोल की वसूली शुरू होने की संभावना नहीं है।
कई सारे हाईवे ऐसे बने हुए हैं जिन पर कोई कमर्शियलाइजेशन पोटेंशियल ही नहीं है, उनको बहुत लंबे समय तक चलाने के बाद उन पर इतना पैसा मिल पाएगा जिससे उनकी लागत निकाली जा सके। और उस समय ये चर्चा थी कि सरकारी हलकों में कि NHAI को अब सड़क निर्माण के बजाय रोड एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बदल देना चाहिए, यानी सड़क निर्माण के काम से NHAI को पीछे हाथ खींच लेना चाहिए। जो बनी हुई रोड एसेट से उनको मैनेज करे, उन्हें चलाए, उन्हें बेचे, उनके बारे में काम, उन्हें ऑपरेटर के तौर पर वो काम करे, ना कि बनाने वाले बिल्डर के तौर पर काम करे। क्योंकि सड़क निर्माण का और सड़कों का बड़े पैमाने पर निर्माण NHAI पर बहुत भारी पड़ रहा है। दरअसल NHAI की मुसीबत क्या है ये हमें समझना जरूरी है। NHAI की मुसीबत है उसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। हम PPP के बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनते हैं और पिछले 6-7-8 सालों में हमने सड़कों के बारे में, सड़कें इस तरह से बन रही हैं, बड़ा निवेश आ रहा है, ये सब चीज़ें सुनी थी, पर इसके पीछे की कहानी सबसे महत्वपूर्ण है जानना। इसका जो PPP मॉडल था NHAI का, उसी ने NHAI को ले जाकर फंसा दिया इस मुश्किल में। हुआ ये कि भारत में सड़कें बनती हैं हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल पर, इसको कोई इंग्लिश में हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल कहते हैं, जिसमें भूमि अधिग्रहण की लागत NHAI उठाती है। यानी अगर कोई सड़क बननी है किसी एरिया में 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो लैंड एक्विजिशन की जिम्मेदारी NHAI की है। हाईवे बनाने की 60% लागत डेवलपर उठाता है, जो कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही होती 60% कॉस्ट वो उठाती है और 40% कॉस्ट NHAI उठाती है। इस तरह से भारत में सड़कें इस मॉडल में बन रही थी। जमीन NHAI अधिग्रहित करेगी, वो पैसा देगी, जो बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसे वो 60% कॉस्ट उठाएगी बनाने की और 40% NHAI उठाएगी। इसके अलावा NHAI को सालाना एक भुगतान भी करना पड़ता है डेवलपर को कई मामलों में, जब उसे पर्याप्त टोल नहीं मिल रहा होता है उस परियोजना से, अगर उसे परियोजना से सही रिटर्न नहीं मिल रहा होता है। तो इतनी सारी गारंटी लेने के बाद प्राइवेट सेक्टर सड़क के में प्रवेश करता है। यानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जब तक सब कुछ सिक्योर नहीं कर लेती तब तक सड़क के कारोबार में नहीं आती हैं। जो दस्तावेज बता रहे हैं, जो चर्चाएं हैं और जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, NHAI का कोई ये मॉडल बहुत महंगा पड़ा हाइब्रिड एन्युइटी का। शुरुआत में तो सड़कें बनी, लेकिन बाद में इस मॉडल में सारा का सारा अधिकांश बोझ NHAI के ऊपर आ गया। SBI कैप्स की एक रिपोर्ट बता रही कि 2013 के बाद भूमि अधिग्रहण की, लैंड एक्विजिशन की लागत 30% सालाना की दर से बढ़ी NHAI के लिए। चूंकि प्राइवेट सेक्टर्स ने कह दिया था कि आप हमें लैंड एक्वायर करके दे दी, हम सड़क बना देंगे और उसमें कॉस्ट लगा देंगे। लैंड आपको एक्वायर, हम एक्वायर नहीं कर सकते क्योंकि लैंड एक्विजिशन में सारे इश्यूज हैं। तो लैंड एक्विजिशन की लागत 30% से ज्यादा बढ़ी। ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, महसूस होता है कि सरकार NHAI को परियोजनाएं पर परियोजनाएं देती चलेगी सड़कें बनाने के लिए और उसके साथ साथ उसकी लागत बढ़ती चलेगी। दूसरे साथ सड़क निर्माण की लागत में तेजी में बढ़ोतरी हुई क्योंकि सीमेंट महंगी हुई, मजदूरी, बाकी चीजें महंगी हुई। इसका असर कॉस्ट पे भी ज्यादा पड़ा। NHAI को दूसरा ये था कि सरकार चूंकि सड़कें राजनीतिक रूप से वोट लाने वाले की प्रक्रिया में होती हैं, सड़कों का उद्घाटन और सड़कों की बड़ी बड़ी घोषणाएं करना राजनीतिक रूप से भारत में एक पुराना शगल भी रहा है। तो NHAI को की परियोजनाएं लगातार बढ़ती चली गई। NHAI को नए नए प्रोजेक्ट दिए जाते रहे बनाने के लिए। इसलिए 2014 के बाद NHAI ने अंधाधुंध कर्ज उठाया बाजार से, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अब आप ये ध्यान से देखिए कि कैटेगरी का ये जो NHAI के फंड्स का एक्सपेंडिचर है, इसमें लैंड एक्विजिशन का हिस्सा सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा, और प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर उसके बाद है। फिर जैसे ही 2017-18 के बाद कर्ज बढ़ना शुरू हुआ, लोन के रीपेमेंट बढ़ते चले गए, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ते चले गए। इस ग्राफ में दिखाई देता है। तो 24,000 करोड़ का कर्ज बढ़कर 3.48 लाख करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि प्राइवेट सेक्टर सड़क बना रहा, पर एक्चुअली सड़क तो NHAI कास्ट उठा रही थी उसकी, और जमीन भी NHAI खरीद रही थी, जबकि उस पर रिटर्न नहीं थे। 2000 यही वजह थी कि 2019 के बाद से सरकार के भीतर NHAI की वित्तीय परिस्थितियों पर चिंता शुरू हो गई, सवाल उठना शुरू हो गए। हालांकि उसी दौरान सरकार भारतमाला और गति शक्ति जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी घोषित करती रही, जो पैरेलली NHAI को लागू करनी थी और किसी को नहीं करनी थी। पर सच्चाई ये थी कि जिस चिट्ठी का जिक्र हमने किया, उस पर सरकार ने उसे कभी नकारा नहीं, कभी उसे स्वीकारा नहीं, लेकिन उस चिट्ठी का असर हमें अगले साल के बजट पर दिखाई दे गया। 2021-22 का जब बजट आया तो NHAI को कर्ज उठाने से रोक दिया गया और ये माना गया कि ये सारी गतिविधियां जो 2019-20 से चल रही थी, उसका असर NHAI के कर्ज को लेकर पड़ा। और पहली बार हुआ जब NHAI से कहा गया कि आप बाजार से कर्ज लेने नहीं जा सकते। 2021-22 में सड़क बनाने की रफ्तार थोड़ी बढ़ी। कोविड के दौरान कामकाज रुका था। कोविड के बाद 2021-22 में सड़क बनाने की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की गई और तब यह पता चला कि NHAI के कर्ज में रुकने के कारण और तमाम सड़कों की फंड्स की कमी के कारण
जब रिकॉर्ड गति से सरकार को सड़कें बनानी थी तो 2021-22 में सड़क बनाने की गति 37 किलोमीटर प्रतिदिन से घटकर 28.64 किलोमीटर पर आ गई। अभी आपने कुछ सुर्खियां पढ़ी होंगी, अगर आप मनी 9 से जुड़े हैं तो हमने मनी सेंट्रल में भी इस पर चर्चा की थी कि सरकार सड़कों की बनने की घटती रफ्तार से चिंतित है और उसकी जांच करना चाहती। तो कैसे घटी ये आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज के आंकड़े में देख सकते हैं कि कैसे गिरावट आना शुरू हुई। 2022-23 में सड़क बनाने की गति 4 साल में सबसे कम हो गई, घटकर सबसे नीचे आ गई। अब करीब करीब 20 किलोमीटर पर डे की गति से भारत में सड़कें बन रही हैं। इस साल के अंत तक, मतलब 2023 के अंत तक साल में 12,000 किलोमीटर राजमार्ग बनने थे, लेकिन जनवरी तक केवल 7,000 किलोमीटर पे काम हो सका है। शायद ऐसा इसलिए है कि सरकार के बजट आवंटन में जो पैसा NHAI को मिल रहा है सड़क बनाने के लिए, उसका बड़ा हिस्सा कर चुकाने में जा रहा है। और इसलिए भारत के पूरे सड़क निर्माण की रफ्तार, जिसके बारे में बड़ी बड़ी खबरें सुनते थे कि भारत दुनिया में सबसे तेज सड़कें बना रहा है, वो रफ्तार 2021-22 अगर आप माने, 2020 से 21-22 माने, जहां से भारत की सड़कों के निर्माण का या सड़कों के बनने के युग की ढलान शुरू होती, और अब वो सड़कें बनाने की रफ्तार भी घटने लगी और NHAI के कर्ज को लेकर समस्याएं भी बढ़ने लगी। और ऐसा कर्ज, क्योंकि जो बजट से पैसा दिया जा रहा है वो कर्ज चुकाने में इसलिए जा रहा है कि NHAI को किसी डेट ट्रैप से बचाया जा सके। और सीधी सी बात है कि ये जो फॉल्ट लाइन थी वो दरअसल वो बिजनेस मॉडल था कि आप पहले तो ज़मीन अधिग्रहण कीजिए, फिर 40% पैसा डालिए, फिर अगर टोल में भी एक अनुमान है उसके नीचे वसूली रह जाती तो वो भी NHAI देगा। जब 3 तरीके की गारंटी देगा NHAI तो निश्चित सी बात है कि ऐसी स्थिति में फंसेगा। सर अब आप आगे बात करते हैं। चलिए, एक हिस्सा तो टोल का भी है क्योंकि आय तो वहाँ से भी आ रही है और टोल बेहिसाब बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इतने टोल वसूलने के बाद भी NHAI कर्ज में क्यों है? हाँ, अब हुआ ये शुभम कि भुवनेश भाई से सब बात करते करते हम आ गए अगले टोल गेट पे, क्योंकि लंबी चर्चा चल रही थी तो दूसरे टोल गेट पे आके खड़े हो गए, जहाँ 6 में से केवल 3 गेट खुले थे, 3 गेट बंद थे। फिर वही बात थी, टोल पे लंबी लाइन लगी हुई थी। भुवनेश भाई तब तक ये समझ गए थे कि सड़कों के भीतर क्या हो रहा है, NHAI को आखिर इतना कर्ज क्यों है, सड़क बनाने की रफ्तार कम क्यों हो रही है। उन्हें सड़क महकमे की तरफ से, सरकार की तरफ से जो घोषणाएं सुनने को पढ़ने को मिलती थी उनसे अलग थी ये बिल्कुल तस्वीर। तो भुवनेश भाई की गुत्थी थोड़ी खुलने लगी थी, लेकिन उसमें भी कुछ गांठें पड़ी हुई थी जो समझने की कोशिश कर रहे थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि सड़कें तो बन रही हैं लेकिन सड़कों पे चलना इतना महंगा क्यों हो रहा है, टोल का खेल क्या है। उन्हें ये समझ में आ गया था कि अब सड़कें जितनी बन नहीं रही हैं उससे ज़्यादा सड़कों पर चलना महंगा हो रहा है। भारत में करीब 23 राज्यों की 480 से ज़्यादा सड़कें टोल के दायरे में हैं। अभी फ़िलहाल मौजूदा परिस्थिति में 23 राज्यों में 30,000 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिन पर टोल लगता है। इसमें मैक्सिमम जो राजमार्ग हैं वो NHAI के और कुछ राज्यों के भी राजमार्ग हैं, लेकिन बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें हैं। 1,000 से ज़्यादा टोल गेट और टोल प्लाजा हैं भारत में जहाँ पर टोल लगाया जाता है। NHAI के कर्ज के संकट में फंसने की घंटी बजने का सबसे करीबी रिश्ता भुवनेश भाई की इस दुविधा से है कि भारत में टोल क्यों महंगे हो रहे हैं, भारत में सड़कों पर चलना इतना महंगा क्यों हो रहा है। दरअसल 2021 के बाद अगले 5 साल तक भारत में टोल की दर 5% सालाना की रफ्तार से बढ़ती थी। औसतन ये बढ़ोतरी टोल के मैनेजमेंट की कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की लागत को, महंगाई की लागत को जोड़कर लागत बढ़ाई जाती थी। 5% लागत बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप चार्जेस 5% के आसपास बढ़ते थे और हम लोग आसानी से उन्हें चुकाते थे टोल के ऊपर। पिछले साल से NHAI ने, अब पूरा अगर पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ आएगा, पिछले साल से NHAI ने टोल की बढ़ोतरी की दर को दोगुना कर दिया एकदम, यानी महंगाई से ज़्यादा दर से टोल बढ़ने लगे। 2023 के वित्त वर्ष में जो भारत में टोल की दरें बढ़ी वो 10.5% की औसत रफ्तार से बढ़ने लगी, एकदम दोगुनी दर से टोल महंगे होने लगे, जो महंगाई की दर से भी ज़्यादा थी। 2023 1 अप्रैल से जब टोल की दरें बढ़ी तो फिर इतनी ही बढ़ोतरी आई, करीब 10.5% की बढ़ोतरी अभी लागू हुई जो अप्रैल से आई हमारे पास। कई सारे तो व्यस्त हाईवे जहाँ 18% तक का टोल बढ़ गया, जैसे मुंबई पुणे को देख लीजिए। अब यह आकलन है कि NHAI सारी कोशिश के जरिए, क्रिसिल ने एक आकलन किया कि NHAI को इस साल अपने टोल कलेक्शन में 18% की ग्रोथ की उम्मीद है। तो 18% की ग्रोथ वाहनों के चलने के कारण नहीं आएगी, बल्कि टोल बढ़ने के कारण, टोल की कीमतें बढ़ने के कारण आएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस साल मंदी के कारण और ईंधन की कीमत महंगी होने के कारण ट्रैफिक कम रहेगा, पर फिर भी NHAI को बढ़े हुए टोल से थोड़ा रेवेन्यू मिलेगा।
और एक चीज़ बताएं, जैसा शुभम ने आपको शुरुआत में संकेत दिया है कि भारत में 75% टोल संग्रह ट्रक और बड़े वाणिज्यिक वाहनों से होता है। ये आंकड़ा आपके सामने है, देखिए जो पड़ा है, भारत का जो पूरा टोल कलेक्शन है वो 25,000 करोड़ रुपए का था पहले साल की पहली छमाही में। इसमें से 75% का हिस्सा LCV से और ट्रक से आता था, कारों से करीब करीब 19% है और बसों से 6% है। तो 75% टोल भारत में वाणिज्यिक वाहन, बड़े वाहन देते हैं, जो ट्रक, जो कार्गो ले जाते हैं। और जब इनका टोल बढ़ता है तो महंगाई में जुड़कर हमारे पास आता है। तो जैसे जैसे टोल महंगा होता है वैसे वैसे उसके ले जाने की लागत बढ़ना शुरू होती है। तो भुवनेश भाई का सवाल था, भुवनेश भाई ने जब सब सुना और आंकड़े देखे तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतना टोल है लेकिन फिर NHAI को नुकसान क्यों हो रहा है। जब इतना टोल वसूला जा रहा है, टोल बढ़ाने की छूट है, तो फिर NHAI को इतना नुकसान क्यों है, कर्ज का इतना भारी बोझ क्यों है। और यही NHAI की समस्या का दूसरा बिंदु है जो हमें समझना जरूरी, जो भुवनेश भाई को हमने बताने को दिखाने की कोशिश की। पहला मॉडल था उसका बिजनेस मॉडल, और दूसरा ये कि NHAI का जो कर्ज बनाम राजस्व अनुपात है, जिसको डेट टू रेवेन्यू रेशियो कहते हैं, वो बुरी तरह खराब है। यानी जितना कर्ज NHAI ने लिया है और जितना रेवेन्यू आ रहा है, इस आंकड़े में आप देख सकते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। 2021 तक 5 साल में इस अथॉरिटी का कर्ज करीब 47% की दर से बढ़ा, जबकि रेवेन्यू बढ़ा केवल 7.3% से। मतलब कोई कंपनी, अगर एक कंपनी होती तो शायद इसे शेयर बाजार दूसरे नज़रिए से देखता कि एक कंपनी जो अपने ऊपर कर्ज में बढ़ोतरी कर रही है 47% की सालाना रफ्तार से, और सड़कों से उसका रेवेन्यू केवल 7% की दर से बढ़ रहा है। और यही वजह थी कि ये सारे, अगर आप तार जोड़ कर देखें NHAI के मामले में जो 2019 के बाद शुरू होते हैं, यही वजह थी कि सरकार ने 2021 में इसे कर्ज लेने से रोक दिया और टोल मनमाने ढंग से बढ़ाने की छूट दे दी। तो एक तरफ कर्ज लेने से रोका गया, दूसरी तरफ NHAI से कहा गया कि अब टोल में बढ़ोतरी की जाए। और इसके साथ अथॉरिटी को यह भी कहा गया जा रहा है, ये भी कोशिश की जा रही है, ऐसा बताते हैं सूत्र, कि और ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों को टोल के दायरे में लाया जाए, यानी टोल के नेटवर्क का विस्तार किया जाए। जितनी सड़कें बन रही हैं वो टोल के साथ ही हमारे सामने आए। लेकिन क्या इससे कोई बात बनी? NHAI की स्थिति सुधरी? क्या अथॉरिटी की इससे हालत बेहतर हो पाई? ऐसा फिलहाल आंकड़ों में नहीं लगता। अभी हालत तो ये है कि NHAI के पास कर्ज का मूल तो दूर, ब्याज भरने भर के संसाधन नहीं है। इस आंकड़े को आप ध्यान से, चार्ट को देखिए। सरकार जितना डेट रिपेमेंट हो रहा है 2023-24 में 30,000 करोड़ के आसपास का डेट रिपेमेंट हो रहा है, और टोटल रिपेमेंट का 78% हिस्सा केवल इंटरेस्ट है जो NHAI दे रही है। 30,552 रुपए वो जो 2024-25 में कमाएगी, वो उससे केवल 78% ब्याज भर पाएगी, मूल नहीं भर पाएगी, ब्याज भी पूरा नहीं। तो अब स्थिति ये है कि जो टोल आ भी रहा है, उस टोल से कर्ज का ब्याज भी नहीं चुकाया जा सकता, मूलधन चुकाने की तो बात अलग है। सर, टोल के अलावा एक जगह से पैसा, जैसे अभी आपने जिक्र किया इससे पहले वाले सवाल में मेरे, कि सड़कों को किराए पे देने का, बेचने का काम शुरू किया, वो मुहिम कुछ रंग लाई? हाँ, अब दूसरी बात शुरू हुई इसके बाद। NHAI को इस संकट से उबारने के लिए कर्ज रोका गया, टोल महंगा कर दिया गया, हमारी आपकी जेब से ज़्यादा टोल जाने लगा। अब तीसरी कोशिश हुई 2021 से, जैसे इस अथॉरिटी के लिए सब कुछ बदल गया। 2020-21 का जो समय था वो भारत के सड़क निर्माण के लिए काफ़ी टर्निंग पॉइंट था, ट्रांजिशन पार्ट था जो हमारे सामने आया, जिसे शायद हम नहीं पकड़ पाए। 2021 से इस अथॉरिटी के लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल गई। इसी साल सरकार ने NHAI से कहा कि वो अपनी बनी हुई सड़कों को बेचना शुरू करे या उन्हें किराए पर देना शुरू करे। दरअसल 2021-22 में सरकार ने एक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान की घोषणा की थी। आपने इसका शब्द बार बार सुना होगा। सरकार अपनी ही संपत्तियों का, सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करना चाहती है, तो उन्हें बेच देगी या किराए पर दे देगी, लीज पर दे देगी। 6 लाख करोड़ का यह कार्यक्रम है, जिसे जो 2024-25 तक पूरा होना है। यानी इस सारी व्यवस्था से, इसमें सड़क भी है, रेलवे भी है, पाइपलाइंस भी हैं, पेट्रोलियम की, एयरपोर्ट्स भी हैं, पावर ग्रिड के ग्रिड नेटवर्क के हिस्से भी हैं, ज़मीनें भी हैं। इनको सबको सरकार बेचकर करीब 6 लाख करोड़ रुपए बेचकर, किराए पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए 2024 तक लाना चाहती है। अब हुआ ये कि जब एसेट मोनेटाइजेशन प्लान आया तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा NHAI को दे दिया गया। NHAI से कहा गया कि 1.6 लाख करोड़ रुपए तो अकेले सड़कें बेचकर ही जुटाए जाने हैं। अब भुवनेश भाई की दुविधा बिल्कुल सही थी कि भुवनेश भाई को जब ये आंकड़ा समझ में आया तो उनको लगा सड़कें बन रही हैं कि बिक रही हैं, यही समझना मुश्किल है। 1.6 लाख करोड़ रुपए सरकार सड़कें बनाने के लिए दे रही है, फिर उनको बना के दोबारा बेचे दे रही, उनको बनाकर किराए पर दे रही है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या?
राजमार्ग मंत्री ने दिसंबर 2021 में संसद को बताया था कि एनएचआई 2023 के बाद अगले 3 साल में, देखिए ध्यान देना कैसे सरकार की नीतियां बनती हैं, इन्हें आप करीब से देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि टैक्स पेयर्स के फंड से चलने वाला पूरा सिस्टम है। 2023 में सरकार ने संसद को बताया कि अगले 3 साल में 2,17,000 किलोमीटर हाईवे निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे। 21,700 किलोमीटर, हाँ 21,700 किलोमीटर के हाईवे निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे। यानी एक तरफ एनएचआई सड़क बनाएगी और दूसरी तरफ 21,700 किलोमीटर की अपनी सड़कें बेचना भी शुरू करेगी। इस पूरी कवायद का मकसद केवल एक ही था कि एनएचआई को कर्ज से उबारा जा सके। जब एनएचआई जाल से निकाला जा सके, हाँ जब जैसे जैसे ये सड़कें बिकना शुरू होंगी, पैसा आना शुरू होगा। ये भी तय किया गया कि ये जो प्राइवेटाइजेशन होगा, ये जो एक मॉडल है जिसमें कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर, जिसको टीओटी कहते हैं, कि पहले इस पर टोल लगाया जाए, फिर उसको ऑपरेट किया जाए, बाद में फिर ट्रांसफर कर दिया जाए। इस प्रक्रिया के तहत तो इन सड़कों का निजीकरण किया जाएगा। इसके साथ आपको याद होगा एनएचआई ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी बनाया था, जिसको इन्विट कहा जाता है। इस पर काफ़ी चर्चाएं सुनी थी, जिसमें सड़कों का सिक्योरिटाइजेशन किया गया था और सड़कों को के एसेट्स को बॉन्ड में बदलकर बाजार में बेचा गया था। उसके लिए निवेश आमंत्रित किया गया था। 2021 में 8,000 करोड़ रुपए इस इन्विट से जुटाए भी गए थे, सड़कों को सिक्योरिटाइज करके बाजार में रख कर एनएचआई 8,000 करोड़ रुपए लेकर भी आई थी। लेकिन कुल कर्ज के बोझ और ब्याज के भुगतान की तुलना में राशि बहुत छोटी थी उस हिसाब से। 2023 में बजट के आंकड़े हम पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि सरकार ने 5500 किलोमीटर सड़कें बेचने का लक्ष्य रखा। देखिए यहाँ भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, कर्ज कम करने का पूरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, सड़कें पूरी नहीं बन पाई। 5500 किलोमीटर सड़कें बेचने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 1800 किलोमीटर सड़कों को ग्राहक मिल पाए, यानी 5500 किलोमीटर सड़कें नहीं बिकी। अब जब एनएचआई खुद सड़कें नहीं चलाना चाहती, अब उसे दूसरा काम दिया गया कि जब उससे सड़कें नहीं बन पाएंगी और उसके पास फंड्स नहीं है, तो उसे अपनी बनी हुई सड़कें बेचकर अपने को कर्ज से उबारना होगा। और इसके साथ ही उसे सरकार का जो बड़ा एसेट मोनेटाइजेशन कार्यक्रम है उसे भी सक्सेसफुल करना है। अब आप सोचिए कि 2023 में 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य था इस एसेट मोनेटाइजेशन कार्यक्रम से, पूरे कार्यक्रम से, जिसमें सारे मंत्रालय शामिल थे, रेलवे और बाकी शामिल थे। ये कार्यक्रम 50,000 करोड़ रुपए पीछे रह गया, और इसी वजह से सरकार का बजट भी लड़खड़ाया। अब सवाल है कि एनएचआई को अपने राजमार्गों के लिए इस समय ग्राहक मिलेंगे क्या इस मंदी में? इस मंदी के बीच सड़कें खरीदने के लिए कौन आएगा? इधर स्थिति यह है कि सरकार अपनी बनी हुई सड़कें बेचने के लिए निजी ग्राहक तलाश रही है, तो दूसरी तरफ भारत में जिन सड़कों का पहले डिसइन्वेस्टमेंट हो चुका है, यानी जिन्हें निजी क्षेत्रों को सौंपा जा चुका है, वहाँ से कंपनियां वापस बाहर निकल रही हैं। हाल में सड़क में एक खबर आई थी कि मैक्वारी, एक ऑस्ट्रेलिया की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फर्म है, इस कंपनी ने 2018 में 9,618 करोड़ रुपए से एनएचआई से आंध्र प्रदेश और गुजरात में सड़कों को चलाने का अधिकार खरीदा था। ये वही प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया को दोबारा लागू किया जा रहा है। ये 30 साल का अनुबंध था, लेकिन अब यही कंपनी अपनी इन सड़कों को बेचना चाहती है, 680 किलोमीटर सड़कों को बेचना चाहती है। पिछले साल मैक्वारी ने गुजरात में अडानी समूह को अपनी सड़कों के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बेचा भी था, और जो कंपनियां पहले निवेश करके ला रही थी, आई थी, वो इस व्यवस्था से निकलने लगी हैं। तो अब दुविधा ये कि एनएचआई जिन सड़कों को खुद नहीं चला पा रही, जिन पर रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उस पर प्राइवेट सेक्टर निवेश करने कैसे आएगा? बिल्कुल, ये बड़ी उलझन अब और ज़्यादा बढ़ गई कि अब देखिए, एक तरफ तो आपको कर्ज नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ आपका जो टोल आ रहा है वो ब्याज का जो भुगतान है उसके लिए भी पूरा नहीं होगा, तीसरी तरफ आप सड़क बेचिए वो नहीं बिक रही है। अब आप जब सड़क खुद नहीं चला पा रहे हैं तो कौन कंपनी खरीदेगी? सर फिर अब आगे होगा क्या? हाँ, अब भारत का पूरा सड़कों के मामले में अगर हम सड़कों की भाषा का इस्तेमाल करें तो भारत का पूरा सड़क निर्माण दो राह पर है। आमतौर पर सड़कों के मामले में ऐसा नहीं होता, लेकिन पूरा सड़क निर्माण का ढांचा जो है वो कई तरीके की उलझनों में जाके अब फंस गया है। महंगाई और ब्याज दर जिस तरह से हो रही और ब्याज दरें बढ़ रही हैं, कंपनी एनएचआई को टोल से कमाई की उतनी उम्मीद नहीं है। 2018 में जितना आकलन किया गया था प्राइवेट कंपनीज़ को, तो और भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैक्वारी ने ही कहा कि भारत में इतना रिटर्न नहीं आने वाला है।
अब इस परिदृश्य में दो चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं, हालांकि आगे चुनाव हैं, बाकी घोषणाएं भी होनी हैं, लेकिन परिस्थितियां जिस तरफ बढ़ रही हैं, मगर बजट के आंकड़ों को गहराई से पड़ताल करें और एनएचआई की एनुअल रिपोर्ट को देखें, उसके आंकड़ों को देखें और बाजार की जो परिस्थितियां उसे देखें, तो एनएचआई सड़क निर्माता के बजाय एसेट मैनेजर बनने की तरफ बढ़ रही है। यानी धीमे धीमे एनएचआई को सड़क निर्माण से पीछे कदम खींचने होंगे और जो बनी हुई एसेट्स हैं उनको मैनेज करने के ऊपर ध्यान देना होगा, टोल लगाना, टोल वसूलना और उसके लिए ग्राहक ढूंढना, प्राइवेट सेक्टर को उसे किराए पर देना। लेकिन अब भुवनेश भाई के नज़रिए से देखें, ये बात तो सरकार के नज़रिए से हो गई है, भुवनेश भाई के नज़रिए से देखें तो भुवनेश भाई भी दो राह पर हैं। भुवनेश भाई का भी उन आम लोगों में से हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब भुवनेश भाई जैसे बहुत सारे लोग पेट्रोल डीजल पे टैक्स चुकाते हैं, उसका एक हिस्सा सड़क बनाने में जाता है, ये एक फंड में जाता है। वो अपने वाहन के पंजीकरण का भी पैसा देते हैं, जो भी ये कहा जाता है कि सड़क बनाने के नाम पर लिया जाता है, क्योंकि आप अपने व्हीकल को रजिस्टर कराते हैं। इसके बाद उस पे टोल भी देते हैं, उसी सड़क को जो उनके टैक्स से बनी हुई सड़क है उसी पे चलने के लिए वो टोल भी देते हैं, और फिर भी उन्हें आगे और बढ़ी हुई दरों पे टोल भी देना पड़ता है। यानी टोल घटता नहीं है, उनके टैक्स से बनी हुई उस पे टोल बढ़ता चला जाता है। और अब उन्हें यह भी पता है कि जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें नई नई सड़कें टोल के तहत आएंगी। यानी जिन सड़कों पर पहले वो चल रहे थे वहाँ थोड़ा बहुत विस्तार होगा, बेहतर होगा, उन्हें टोल के तहत लाया जाएगा। भुवनेश भाई कहते चलिए ये सब ठीक है, लेकिन क्या इससे एनएचआई का कर्ज कम हो पाएगा? अगर ये सब इतना त्याग और बलिदान भी किया जाए तो क्या एनएचआई को कर्ज से उबारा जा सकेगा? तो ये अभी तय नहीं है। एक चीज़ इस पूरी परिस्थिति में तय लगती है कि अब सड़कें कैसे बनेंगी ये इस बात से तय नहीं होगा कि सड़कों के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, बल्कि अब इस बात से तय होगा एनएचआई से कि बनी हुई सड़कें किस कीमत पर बिकेंगी। क्योंकि अब पहला लक्ष्य सड़कें बनाने से ज़्यादा बनी हुई सड़कों को बेचने का है, क्योंकि जब एनएचआई के पास कर्ज का फंड आने वाला नहीं है, टोल एक सीमा से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि टोल एक सीमा से अधिक बढ़ाने के बाद तो फिर मॉडल ही अनवायबल हो जाएंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखें कि आपके इलाके में अगर कोई सड़क परियोजना धीमी पड़ गई है, बनती हुई सड़क तेज़ी से पूरी नहीं हो पा रही है, या कई परियोजनाओं पर पत्थर लग गए, शिलान्यास हो गए और वहाँ काम धीमा हो गया है, तो आप ये मान कर चलिए कि इस समस्या की जड़ कहीं ना कहीं इस पूरे एनएचआई के कर्ज और इसकी मुश्किल में है। और जब तक भारत में अब इन सड़कों, बनी हुई सड़कों को या तो बेचने की व्यवस्था नहीं आएगी, या सरकार बजट से एनएचआई को और ज़्यादा पैसा नहीं देगी, जो काफ़ी बड़ा है, 6 लाख करोड़ रुपये बहुत बड़ा बजट है जो बजट से दिया जाता है, तब तक फिर सड़क के निर्माण की रफ्तार में अब वो गति आने वाले समय में शायद नहीं दिखाई देगी जो हमें दिख रही है। और शायद इसीलिए सरकार चिंतित भी है और वो सड़क निर्माण की रफ्तार धीमी पड़ने का रिव्यू करने जा रही है। हालांकि उस रिव्यू से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिव्यू सामने हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी सरकार जानने की कोशिश कर रही है। इसलिए निगाह रखने की ज़रूरत होगी कि सरकार एनएचआई को लेकर भारत में सड़क क्षेत्र जो जाकर एक गड्ढे में फंस गया है, पूरा का पूरा सड़क क्षेत्र एक गहरे गड्ढे में फंस गया है, उसे सरकार उबार कर बाहर कैसे लाएगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी टोल से जुड़ा, एनएचआई से जुड़ा, सड़क निर्माण से जुड़ा, सड़क को बेचने से जुड़ा जो भी सवाल होंगे वो सबके जवाब आपको इस इकोनॉमिकम से अर्थात से मिल गए होंगे। अब बारी आपके सवालों की। वेद जी का सवाल है सर कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्यों की भूमिका अहम है। ऐसे में अगर राज्य ओपीएस पर पैसा खर्च करेंगे तो फिर विकास के कार्यों पर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क बनाने पर कैसे खर्च करेंगे? राज्यों की भूमिका हमें, पर राज्यों के पास राजस्व के स्रोत बेहद लिमिटेड हैं। हमें समझना पड़ेगा कि भारत के जो राजकोषीय व्यवस्था है और केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों का बंटवारा है, उसमें राज्य सरकारों के आय के स्रोत सीमित होते चले गए हैं। जीएसटी के बाद टैक्स लगाने के अधिकार सीमित हो गए और इसीलिए हम तमाम तरीके की जद्दोजहद राज्यों के बीच में देखते हैं। राज्यों के पास अपने राजस्व के अलावा अधिकांश हिस्सा, बड़ा हिस्सा कर्ज के तौर पर आता है, उन्हें भी कर्ज लेना पड़ता है और उन्हें और भी महंगा कर्ज बैंकों से मिलता है। पूरी अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में केंद्र और राज्य फिर भी सब कुछ कर लें, तब भी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में सरकारों के खर्च का हिस्सा 18 से 20% है। सरकारों के पास इतने फंड्स ही नहीं जितनी बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था है। तो ये अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन पर तब पहुँचेगी, पहुँच तो जाएगी, जैसे हमने पिछले बार आपको बताया कि अगर महंगाई को जोड़ लेंगे तो पहुँच जाएगी, पर वो $5 ट्रिलियन क्या रोजगार लेकर आएगा, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करेगा, वो इस बात से निर्भर होगा कि प्राइवेट सेक्टर कितना इन्वेस्टमेंट करता है, लोगों की खपत कितनी बेहतर होती है। तो सरकारों की परियोजना या उनके कार्यक्रम जो सब्सिडी देती हैं वो एक दूसरी अलग से बहस का विषय है कि कौन सी सब्सिडी जायज़ है, कौन सी सब्सिडी उचित नहीं है। ओपीएस एक बहस का विषय है, पर ओपीएस जैसी बहुत सारी स्कीमें बहुत सारी राज्य सरकारें चलाती हैं जिस पर सब्सिडी खर्च करती हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि सब्सिडी समाज कल्याण या
लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने वाले कार्यक्रमों पर सरकार का खर्च, उसकी जिम्मेदारी है, वो भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर है। दीक्षित का सवाल है अगला सर, वो ये कह रहे हैं कि चीन में एमएसएमई चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एक्सपोर्ट में ज़्यादा योगदान है। चीन अपने छोटे व्यवसायी को कैसे मदद करता है, हमारे एमएसएमई को सरकार क्या वैसे मदद नहीं कर सकती? बड़ी कहानी है ये सवाल। इस सवाल में इस पर कभी हमें समय मिला तो हम लोग विस्तार से इकोनॉमिका में चर्चा करेंगे। चीन ने अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया था करीब 1 दशक पहले, जिसका नाम था माइक्रो मल्टीनेशनल्स। और चीन ने अपना एक बड़ा विराट नेटवर्क बनाया था छोटे उद्योगों का, जिन्हें बड़े उद्योगों के सप्लाई सिस्टम के तौर पर या उनके इकोसिस्टम के हिस्से के तौर पर विकसित किया था। और ये छोटे जो माइक्रो मल्टीनेशनल्स थे, ये एक तरफ बड़ी कंपनियों के लिए सामान बनाकर उन्हें सप्लाई करते थे, और दूसरी तरफ ऐसे सामान जो वहाँ बड़ी कंपनियां नहीं बनाती हैं और जो सामान आपको भारत के बाज़ारों में अलग अलग मिलते हैं, जो कि यूयू के होलसेल मार्केट से आते हैं, उन्हें ये कंपनियां बनाती हैं। तो एक तरफ वहाँ के एसएमईज बड़े उद्योगों के सप्लायर थे और दूसरी तरफ अलीबाबा जैसी बड़े जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थे, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें बनाकर बेचते थे। ये एक डिफरेंट तरीके का मॉडल था। भारत में छोटे उद्योगों को लेकर वो मॉडल अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। और अब यहाँ दुविधा ये है कि भारतीय बाज़ार में धीमे धीमे छोटे उद्योगों की पूंजी पावर भी सिमट रही है, ब्रांड पावर भी सिमट रही है। कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा झटका इन्हें लगा है और बाज़ार में बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जो या तो बाज़ार में भारत की बड़ी कंपनियों ने अपना हिस्सा ले रखा है या फिर सस्ते आयात तो इन्हें प्रभावित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में क्या खास? इनकम की बात में कई चीज़ें खास हैं। जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि हर हफ्ते एक नया सरप्राइज़ होगा, तो इस हफ्ते हम आपको आमंत्रित करेंगे Money9 की वेबसाइट पर। पहली बार 7 भाषाओं में पर्सनल फिनांस से जुड़ी हुई खबरों में पूरे विश्लेषण के साथ वेबसाइट की पूरी सीरीज़ शुरू हो चुकी है भारत में जो पहली बार आई है अपनी तरीके की। इसमें आपको 7 भाषाओं में पर्सनल फिनांस से जुड़ी खबरें मिलेंगी। Money9 की वेबसाइट पर जाइए, money9.com एक ही URL है। इसके ऊपर आपको अपनी पसंद की भाषा चुनने का अवसर मिलेगा और वहाँ आप बहुत सारी वो खबरें जो हमारे वीडियोज़ में नहीं देख पाते, सुन नहीं पाते, या जिनके विश्लेषण आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, वो सारी खबरें उस पर मिलेंगी। तो ये एक और कोशिश है पर्सनल फिनांस में उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी और गहराई से करनी है वीडियोस के अलावा। तो Money9 की वेबसाइट पर जाइए मोबाइल से या डेस्कटॉप से और बताइए हमें कि हम उसमें क्या और दे सकते हैं आपको जानकारी के लिए। बिल्कुल अलग तरीके की वेबसाइट होगी ये, जो सामान्य बिजनेस और इकोनॉमी की खबरें देखते हैं उनसे बिल्कुल अलग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, किस्सों के सिक्के की झलक। हाँ, किस्सों के सिक्के में इस बार हम आपको एल नीनो के बारे में एक अनोखा किस्सा बताएंगे, क्योंकि हमारे सबके जहन में टॉप पर सूखा है इस समय। सरकार सूखे से बचने की योजनाएं बना रही है। एल नीनो के बारे में आप भी सुन रहे होंगे, पर आपको क्या पता है कि इस एक मौसम ने दुनिया में एक सभ्यता का विनाश करा दिया। एल नीनो बार बार नहीं आता है, हर बार आने वाला मौसम नहीं, 4-5 साल में एक बार मौसम बदलता है, समुद्र में तापमान बढ़ता है, हवाओं का रुख बदलता है। क्या था इस एल नीनो का असर जिससे दुनिया की एक फलती फूलती सभ्यता ख़त्म हो गई सिर्फ एल नीनो की वजह से? कितना विनाशक है यह मौसम का स्वरूप और इसने पूरी दुनिया में क्या क्या बदला है, इस बार हम एल नीनो के जरिए आपको ले चलेंगे दुनिया की एक बहुत पुरानी सभ्यता की यात्रा पर और बताएंगे कि कैसे स्पेनी हमलावरों ने इसी मौसम की मदद से एक सभ्यता को कुछ ही महीनों में शिखर से उठाकर ज़मीन पर ध्वस्त कर दिया था। अब बारी किताब या वेब सीरीज, सर क्या खास आज? इस बार हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री बताएंगे नेटफ्लिक्स पे, जो शायद आपको देखना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द लास्ट डेज। इतिहास का ये हिस्सा जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में हुआ था, हिटलर के होलोकॉस्ट से जुड़ा हुआ, ये सबको देखना और समझना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे गहरे संदेश भविष्य के लिए छिपे हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री ख़ास तौर पर हंगेरियन ज्यूज़ पर बनी हुई है, जिन पर अंततः सबसे लास्ट में जिन पर हिटलर का जो एंटीसेमेटिक अभियान था उसने असर किया था। इसे गहराई से समझ कर देखें तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये पूरा अभियान चलाया गया था। और जब हिटलर की सेना फौज हारने भी लगी थी, उसके बाद भी उसने अपने इस अभियान को नहीं रोका था ज्यूज़ को ख़त्म करने के लिए और ज्यूज़ के होलोकॉस्ट का। काफ़ी गहरी और काफ़ी प्रभावी मूवी है द लास्ट डेज। ये 1998 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहें तो इसे ज़रूर देख सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का
इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप अपने सवाल, अपने सुझाव हमको ज़रूर भेजिए। फिलहाल बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।